Good morning, students. Students, welcome to the SP Smart Hybrid Schooling System. Students, today I am going to discuss another important paper of business studies which was conducted in the last year. जैसे कि बच्चे स्क्रीन पर आपको पेपर शेयर हो रहा है, तो देखिए पेपर किस लेवल का आया था और आंसर्स क्या क्या थे। बच्चे पेपर का लेवल जो होता है मॉडरेट ही होता है, ज़्यादा हाई लेवल का पेपर नहीं होगा। इसलिए हमने जिन बच्चों ने प्रॉपरली तरीके से चैप्टर्स को रीडिंग की हुई है उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, यूएसए, जर्मनी एंड जापान इज सेम, आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो मैंने बताया था कि मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन है, ये हर जगह पे सेम तरीके से की जाती है। ठीक है, हर जगह पे होती है ये। तो इसका मतलब फोर्थ इसका आंसर हुआ होगा, फोर्थ पॉइंट इसका आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन फ्रॉम द सेंटेंस। अब इस सेंटेंस में हमें डिसेंट्रलाइजेशन की इंपॉर्टेंस बतानी है। तो कहते हैं डिसीजंस आर टेकन एट द लेवल विच आर नियरेस्ट टू द पॉइंट ऑफ एक्शन। तो इसका मतलब डिसीजन जो है जल्दी लिए जाते हैं। क्यों डिसीजन मेकिंग इसका आंसर हुआ होगा। डैश स्ट्रक्चर इज सुटेबल फॉर दिस फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन, या दैट स्ट्रक्चर इज सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, has diversified activities and operations require high degree of specialization। तो बच्चे कौन सा स्ट्रक्चर बनता है, ये डिविजनल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, जहाँ पे हमें ऑर्गेनाइजेशन का साइज भी बड़ा हो, एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, वो स्पेशलाइजेशन चाहिए होगी, तो हमें डिविजनल स्ट्रक्चर करना पड़ता है वहाँ पे। तो इसका मतलब थर्ड का फोर्थ पार्ट आंसर हुआ होगा। फोर्थ क्वेश्चन पे आता हूँ, डैश रेफर्स टू द नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप अमंग एम्प्लॉयज़। तो ये इनफॉर्मल में होगा, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। फिर बोलता डैश इज ए टेक्निक यूज बाय मैनेजर टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट, वॉल्यूम एंड प्रॉफिट। तो बच्चे ये ब्रेक इवन एनालिसिस होता है। ठीक है, जिसमें हम कॉस्ट, वॉल्यूम और प्रॉफिट की एनालिसिस करते हैं। 6 देखिए, चूज द कॉम्बिनेशन शोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस इन्वॉल्वमेंट। कंप्लेक्सिटी डीमेरिट है, डायनेमिक फीचर है, अनसर्टेन डीमेरिट है, ये दो मेरिट्स हैं। इसका मतलब डी और ई पार्ट आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट कहता है कि दे कंपाइल बायोडाटा ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड रिकमेंड सुटेबल नेम्स फॉर देयर क्लाइंट्स। तो ये कौन होते हैं, ये एक प्लेसमेंट एजेंसीज होती हैं जो बच्चों को सारे कैंडिडेट्स के बायोडाटा को इकट्ठा करती हैं, फिर रिकमेंड करती हैं आगे आगे डिफरेंट क्लाइंट्स को। तो ये प्लेसमेंट एजेंसीज होंगी। नेक्स्ट बोल रहा है मैच करना हमने। डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ था बच्चे, क्रिएटिंग, ये वाला पॉइंट। तो इसका मतलब ए का फोर्थ पॉइंट हुआ होगा, ए का फोर्थ पॉइंट। फिर लिबरलाइजेशन में हमें, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि कोटा छोटा खत्म हो जाना, लाइसेंस का एंड हो जाना। इसका मतलब बी का फर्स्ट पार्ट। इसका मतलब फर्स्ट का फोर्थ, बी का फर्स्ट। तो ये थर्ड वाला इसका आंसर हुआ होगा। 2 पॉइंट से आंसर पता चल गया इसका। तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, हमें नेक्स्ट में मूव करना होता है। तो मैं आपको ट्रिक्स भी बता रहा हूँ हमने करना किस तरह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कैश मेमो मांगना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिस्काउंट के बारे में पूछना, प्रमोशनल ऑफर्स पूछना, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंप्लेन करना अप्रोप्रिएट कंज्यूमर फॉर्म में, ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पेक्ट द इन्वायरमेंट ये नहीं आता बच्चे। तो फोर्थ पॉइंट इसका आंसर जो है वो हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रुक्सिन इज सेल्स सुपरवाइजर इन एमटीएस लिमिटेड इज ए प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सेल्समैन फ्रॉम हिज यूनिट। हमें अब बताना है कि उसने सिलेक्शन करनी है सेल्समैन की। अरेंज द स्टेप्स आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो चुका हो उसके बाद वाले स्टेप बताने हैं हमने। तो बच्चे एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हो चुका हुआ है, उसके बाद इंटरव्यू के बाद हम क्या करते हैं। ठीक है, इंटरव्यू के बाद हमारा होता है उनका बैकग्राउंड चेक करना, ई पार्ट। ठीक है, जब बैकग्राउंड चेक हो जाता है उनका, फिर हम क्या करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं। तो इसका मतलब ई बी वाला हुआ होगा, सेकंड पार्ट इसका आंसर हुआ होगा। तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक दो स्टेप से पता चल जाता है। फिर कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। तो बच्चा एकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल गोल एंड मोर कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन नहीं है। एकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजिंग गोल, ये इंपॉर्टेंस है, लेस कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, यस ये लिमिटेशन है, ये पॉइंट आ सकता है।
मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड ईजी इन सेटअप ऑफ क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, ये नहीं है, ये दोनों मेरिट हो गए। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड रेजिस्टेंट फ्रॉम एम्प्लॉयज़, ये इसका मेरिट और डीमेरिट हो गई। इंप्रूविंग एम्प्लॉयज़ मोटिवेशन एंड कंट्रोल मोर ओवर द गवर्नमेंट पॉलिसीज, ये तो दोनों इंपॉर्टेंस होगी, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब बी और डी पार्ट हुआ होगा, तो ये वाला आंसर इसका हुआ होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए 12th PNB took over Oriental Bank of Commerce, United Bank of India to become the country's largest lender. Dash dimensions of business environment is exhibit above. तो बच्चे इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट कहता है कि मैनेजर्स हैव टेंडेंसी टू रिले ऑन द प्रीवियस ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू दैट इट विल वर्क अगेन। आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यहाँ पे प्लानिंग की लिमिटेशन बतानी है कि प्लानिंग जो होती है वो गारंटीड सक्सेस नहीं होती है। तो इसका मतलब बी पार्ट आंसर हुआ होगा 13 का। ठीक है, 14th पे आते हैं, फॉलोइंग ए प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसिस हैव चेंज मे नॉट टर्न आउट टू बी इन ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो इसका मतलब कि प्लानिंग में रिजिडिटी होती है। ठीक है, तो प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट बोल रहा है कि मुझे कंट्रोलिंग प्रोसेस बतानी है मगर रिवर्स में, लास्ट टू फर्स्ट। पहले सबसे लास्ट स्टेप बताना है। सबसे लास्ट होता है टेकिंग करेक्टिव मेजर्स लेना। ठीक है, और सबसे पहला क्या होता है, पहला से देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पता चल गया कि डी वाला होगा। अब पहला वाला पता चल जाएगा सेटिंग परफॉर्मेंस, इसका मतलब इन दोनों में से एक हुआ होगा। ठीक है, अब सेकंड परफॉर्मेंस के बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद बच्चे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस करते हैं। इसका मतलब रिवर्स से अगर देखा जाए तो सी और ई वाला हुआ होगा, तो बी पार्ट इसका आंसर हुआ होगा, सेकंड वाला आंसर हुआ होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट बोलता है कि सोनाली वर्किंग एज ए HR मैनेजर, शी हैड बीन असाइन टू टास्क ऑफ डिवाइजिंग कंपनसेशन प्लान फॉर विच शी हैज टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, अरेंज द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन इन क्रॉनिकल सीक्वेंस। तो अरेंज करने हैं, सबसे पहले नीड सेटिस्फाई करनी होती हैं, फिर ड्राइव्स होते हैं, इसका मतलब DB वाला हुआ होगा, थर्ड पार्ट इसका आंसर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कह रहा है द एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन इज एन इन्वेस्टमेंट डिसीजन दैट आर्गूमेंट्स द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के फंक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखिए ध्यान से समझा जाए तो एंटरप्रेन्योर यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैपिटल फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे बी पार्ट हुआ होगा। फिर मैच द फॉलोइंग आएगी, फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। बहुत आसान है, कोई दो मैच कर लेते हैं आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, जैसे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर में ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन आ जाती है, मतलब फर्स्ट का थर्ड। ठीक है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हमारा फ्लेक्सिबल नेचर होता है। ठीक है, अच्छा डिविजनल स्ट्रक्चर, ई यूनिट इज सेल्फ कंटेन, तो इसका मतलब फर्स्ट का थर्ड सेकंड का ये वाला हुआ होगा आंसर, थर्ड पार्ट इसका आंसर हुआ होगा। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखिए, वीना लिमिटेड इज ए कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज, HR ऑफ द कंपनी हाईली एम्प्लॉयड टर्नओवर फॉर द पास्ट 1 year, ही हैज बीन असाइन्ड टू task of understanding need of hierarchy for motivation and retaining employees in the organization, arrange and sequence the need as per the Maslow need hierarchy theory। तो बच्चे इसे Maslow लिखो, नीड ऑफ hierarchy theory बतानी है। तो ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा भी है, इसमें खाली हमें स्टेप बताने Maslow नीड ऑफ hierarchy theory क्या होती है। ठीक है, तो इसमें हमारा सबसे पहला काम होता है बेसिक नीड्स को पूरा करना, तो बी। फिर हमारा आता है बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड आ गया पहला। फिर हमारा आता है सेटिस्फाइड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, डी वाला। फिर थर्ड पार्ट इसका आंसर हुआ होगा। नेक्स्ट देखिए 20, टू रिमेन इन द इंडस्ट्री मैनेजमेंट मस्ट एक्सप्लॉइट फुल्ली ग्रोथ ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, रिफ्लेक्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। इसमें मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव बताना है, तो सामने दिख रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि वो अपना ग्रोथ करे, तो ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव होता है। डैश इज नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर का करेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है बच्चे। ठीक है, देखिए इनोवेशन करेक्टरिस्टिक होता है, लॉ ऑफ पर्सनल एक्टिविटीज़ भी होता है,
पर्पसफुल एक्टिविटी होता है, सिस्टमेटिक एक्टिविटी होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में नहीं आता है। देखिए 22 पे चलते हैं। डैश इज ए प्रोसेस वेयर सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द इन्वेस्टर्स इन द फिजिकल फॉर्म आर कैंसल्ड एंड द इन्वेस्टर आर गिवन द इलेक्ट्रॉनिक एंट्री। सिंपल है बच्चे, मैंने आपको बताया भी था ये। तो इसको बोलते हैं डीमटेरियलाइजेशन, हमने ये क्लास में डिस्कस भी किया था। इन विच डिपार्टमेंट्स डिड टेलर डिवाइड द वर्क ऑफ द फैक्ट्री मैनेजर। तो टेलर ने प्लानिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डिवाइड किया था, ठीक है। ए और बी आंसर हुआ होगा इसका, ए और बी आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टैंडिंग प्लान, इसमें से कौन सा स्टैंडिंग प्लान नहीं है। ध्यान से देखिए, मेथड स्टैंडिंग प्लान नहीं होता है, ठीक है, बाकी होते हैं, मेथड नहीं होता। 25 देखिए, इसमें बोला गया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एस्पेक्ट ऑफ फिजिबिलिटी एनालिसिस। अब फिजिबिलिटी एनालिसिस में टैक्सेशन नहीं आता है, ठीक है बच्चे। तो मैंने आपको पार्ट ए समझा दिया। पार्ट ए मतलब पहले मैंने आपको 25 क्वेश्चन डिस्कस किए, नेक्स्ट 25 मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।